नमस्कार। अच्छा सोचिए, अगर हमें सिर्फ बातें करने वाले चैटबॉट से आगे बढ़कर ऐसे एआई बनाने हों जो असल में सोच सकें, प्लान बना सकें और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी सुलझा सकें, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? वो होगी लैंग ग्राफ के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने से। तो चलिए, आज इसी पावरफुल टूल की बुनियाद को खोदकर समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, हमारा सफर शुरू होगा क्या से, यानी लैंग ग्राफ असल में है क्या। फिर हम देखेंगे कि एआई एजेंट्स में कौन से आम पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब नोड्स और एजेस को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर एक चलते हुए एआई एप्लीकेशन में कैसे बदलता है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। लैंग ग्राफ आखिर है क्या, और एआई डेवलपमेंट की दुनिया में ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गया है? तो लैंग ग्राफ है क्या? एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है। अब ये ऑर्केस्ट्रेशन क्या भला है? सोचिए, एक म्यूजिक कंडक्टर होता है ना, जो अपनी पूरी ऑर्केस्ट्रा को गाइड करता है कि कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा। बस लैंग ग्राफ भी बिल्कुल वही काम करता है। ये एआई के अलग अलग हिस्सों को लेता है और उन्हें एक साथ काम करने के लिए एक कह लीजिए एक फ्लो चार्ट या एक ब्लूप्रिंट में सजा देता है। मतलब ये आपके एआई के लिए एक पूरा एक्शन प्लान तैयार कर देता है। और यहीं पर लैंग ग्राफ की असली ताकत दिखती है। ये हमें लूप्स बनाने देता है ताकि एआई किसी काम को तब तक दोहरा सके जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। ये पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकता है, मतलब एक साथ कई काम निपटा सकता है, जिससे स्पीड बढ़ती है। ये ब्रांचिंग के जरिए यानी शर्तों के आधार पर फैसले ले सकता है, जो एआई को स्मार्ट बनाता है। और सबसे जरूरी, इसमें मेमोरी होती है और ये बीच में रुके हुए काम को दोबारा शुरू कर सकता है, जो इंसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए तो बहुत ही जरूरी है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। हमें लग सकता है कि हर एआई एप्लीकेशन एकदम नया होता है, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स एआई कुछ गिने चुने पावरफुल वर्कफ्लो पैटर्न्स पर ही बने होते हैं। चलिए इन सीक्रेट रेसिपीज को समझते हैं। पहला और सबसे सरल पैटर्न है प्रॉम्प्ट चेनिंग। इसे एक असेंबली लाइन की तरह समझिए, जहां एक एलएलएम का आउटपुट अगले एलएलएम के लिए इनपुट बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक रिपोर्ट लिखनी है, तो पहले एलएलएम से कहा कि टॉपिक पर एक आउटलाइन बना दो। फिर उस आउटलाइन को दूसरे एलएलएम को देके कहा कि अब इस पर पूरी रिपोर्ट लिखो। देखा, एक बड़ा काम छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में बढ़ गया। अगला पैटर्न है राउटिंग। इसे आप अपने वर्कफ्लो का ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। ये आने वाले काम को देखकर यह तय करता है कि जानकारी को किस रास्ते पर भेजना है। जैसे एक कस्टमर सपोर्ट बॉट जो ये फैसला करता है कि ग्राहक की समस्या रिफंड वाली टीम के पास जानी चाहिए या टेक्निकल टीम के पास। तीसरा पैटर्न है पैरेललाइजेशन, मतलब एक ही समय में कई अलग अलग काम करना। जैसे एक कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम एक ही वीडियो को एक साथ 3 अलग अलग एंगल से जांचता है। क्या ये गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है? क्या इसमें गलत जानकारी है? और क्या इसमें कोई अनुचित कंटेंट है? इससे न सिर्फ काम तेजी से होता है, बल्कि कुछ ही सेकंड में खतरनाक कंटेंट को फैलने से भी रोका जा सकता है। ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर पैटर्न भी पैरेललाइजेशन का ही एक रूप है, लेकिन ये ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ एक ऑर्केस्ट्रेटर एलएलएम होता है जो एक मैनेजर की तरह काम करता है। ये आने वाले काम को देखकर अपने वर्कर एलएलएम्स को अलग अलग टास्क सौंपता है। जैसे कि एक रिसर्च असिस्टेंट जो ये तय करता है कि किसी सवाल का जवाब गूगल स्कॉलर पर बेहतर मिलेगा या गूगल न्यूज़ पर। और आखिरी पैटर्न है इवैल्यूएटर ऑप्टिमाइजर। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम इंसान करते हैं। एक जनरेटर एलएलएम कोई हल तैयार करता है, जैसे मान लीजिए एक ईमेल का ड्राफ्ट, और एक इवैल्यूएटर एलएलएम एक क्रिटिक की तरह उस पर फीडबैक देता है। फिर जनरेटर उस फीडबैक के आधार पर ड्राफ्ट को और बेहतर बनाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि नतीजा शानदार ना हो जाए। चलिए अब हम हाई लेवल पैटर्न से हटकर लैंग ग्राफ की बुनियाद पर आते हैं, यानी इसके सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक असली चुनौती लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हमें एक ऐसा एआई बनाना है जो एक छात्र के लिखे निबंध का मूल्यांकन ठीक एक विशेषज्ञ की तरह कर सके। लैंग ग्राफ इस मुश्किल काम को कैसे मुमकिन बनाएगा? पता है, किसी भी लैंग ग्राफ एप्लीकेशन की पूरी कहानी सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है, नोड और एज। चलिए अपनी फैक्ट्री वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं, उससे समझना आसान होगा। तो नोड क्या है? वो है एक वर्क स्टेशन। ये बताता है कि क्या करना है, जैसे निबंध की भाषा चेक करो। ये असल में कोड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है।
और एज है उन वर्कस्टेशंस को जोड़ने वाला कन्वेयर बेल्ट। ये बताता है कि कब करना है, मतलब एक काम के बाद अगला कौन सा काम होगा। सिंपल। अब देखिए हमारे निबंध वाले उदाहरण का पूरा फ्लो चार्ट यहां है। सबसे पहले एक टॉपिक जनरेट होता है, फिर छात्र निबंध लिखता है। इसके बाद देखिए पैरेललाइजेशन, 3 काम एक साथ होते हैं, स्पष्टता, गहराई और भाषा की जांच। फिर सारे स्कोर जोड़े जाते हैं और अंत में एक कंडीशनल ब्रांच। अगर छात्र पास होता है तो बधाई, लेकिन अगर फेल होता है तो उसे फीडबैक मिलता है और उसे दोबारा लिखने का मौका मिलता है। ये एक परफेक्ट लूप है। अब एक जरूरी सवाल उठता है, ग्राफ के ये अलग-अलग हिस्से, ये नोड्स आपस में जानकारी कैसे साझा करते हैं? मतलब एक नोड को ये कैसे पता चलता है कि पिछले नोड में क्या हुआ था? तो एक काम से दूसरे काम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं स्टेट। स्टेट एक साझा मेमोरी की तरह है। समझ लीजिए एक डिक्शनरी जैसा, जिसमें वर्कफ्लो का सारा डेटा रखा जाता है। ये हर नोड से होकर गुजरता है और हर कदम पर अपडेट होता रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे असेंबली लाइन पर कोई प्रोडक्ट है जिस पर हर स्टेशन पर कुछ नया काम होता है और वो बदलता जाता है। स्टेट को अपडेट करने के 2 तरीके हैं। डिफ़ॉल्ट तरीका है ओवरराइट। सोचिए आपके पास एक बॉक्स है जिस पर मैसेजेस लिखा है। ओवरराइट में आप पुरानी चिट्ठी निकालकर नई रख देते हैं, जिससे पुरानी जानकारी खो जाती है। दूसरा तरीका है रिड्यूसर, जो एक ऐड फंक्शन की तरह काम करता है। इसमें आप बॉक्स में नई चिट्ठी पुरानी चिट्ठी के साथ ही रख देते हैं, जिससे पूरी बातचीत की हिस्ट्री बनी रहती है। तो रिड्यूसर का महत्व यहाँ साफ दिखता है। एक चैटबॉट में अगर हम स्टेट को बार बार ओवरराइट करते रहेंगे तो एआई पिछली बातें भूल जाएगा, लेकिन रिड्यूसर का उपयोग करके हम पूरी बातचीत को याद रख सकते हैं। यही वो चीज़ है जो एआई को एक मेमोरी देती है, जिससे वो ज़्यादा समझदार और रेलेवेंट जवाब दे पाता है। अब हम अपने अंतिम सेक्शन में आते हैं और ये देखते हैं कि लैंग्राफ हमारे बनाए हुए वर्कफ्लो को असल में चलाता कैसे है। किसी भी लैंग्राफ फ्लो को चलाना एक 3 स्टेप की रेसिपी की तरह है। पहला डिफाइन, जिसमें हम सारी सामग्री यानी नोड्स और एजेस तैयार करते हैं और अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं। दूसरा कंपाइल, जिसमें लैंग्राफ एक शेफ की तरह हमारी रेसिपी को जांचता है कि सब कुछ सही है या नहीं। और तीसरा एग्जीक्यूट, जिसमें हम ओवन चालू करते हैं, यानी पहले नोड को शुरू करते हैं और फिर पूरा वर्कफ्लो अपने आप चलने लगता है। अच्छा, पर्दे के पीछे क्या होता है? 2 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। मैसेज पासिंग का मतलब है कि जब एक नोड अपना काम खत्म करता है तो वो अपडेट की हुई जानकारी यानी स्टेट को एक चिट्ठी की तरह अगले नोड को भेज देता है। और सुपर स्टेप्स का मतलब है कि लैंग ग्राफ एक बार में एक कदम चलता है। इस एक कदम में या तो एक ही नोड काम कर सकता है, या अगर हमने पैरेलल काम सेट किया है तो कई नोड्स एक साथ काम कर सकते हैं। ये काम को बैच में करने जैसा है। तो अब जब हमारे पास ये शक्तिशाली ब्लूप्रिंट है, सवाल ये है, अगला बुद्धिमान एजेंट कौन सा बनाया जाएगा? एक रिसर्च असिस्टेंट, एक क्रिएटिव राइटर, या कुछ ऐसा जो हमने अभी तक सोचा भी नहीं? संभावनाएं अब आपके हाथ में हैं।